वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 2018 के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आज हम शिफ्ट 3 के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट 3 का पेपर हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तीनों शिफ्टों में सबसे लेंथी पेपर था और हमको अपने क्वेश्चन में टाइम बचाना है, तो इसलिए आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को एप्टीट्यूड आता है या जिनका अच्छा है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है 15 में से आपको 12 क्वेश्चन अच्छे आते हों और जिस ट्रिक से मैं करूँगा उसी ट्रिक से उसी मेथड से आप सोल्व करते हो, बट बाकी के 3 क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन आपको अच्छा मेथड मिल जाता है उसको सोल्व करने के लिए, तो एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और वही टाइम आप एक और क्वेश्चन करने में यूटिलाइज कर सकेंगे। और आपको जैसा कि सबको पता है कि एक मार्क्स हाफ मार्क्स की भी वैल्यू रखती है और वही आपके एंड में कट ऑफ को क्लियर करवाएगा। तो सभी बच्चे सभी एंड तक इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, और जिनको आता है वो भी अपना स्किप करके नेक्स्ट करके देखते चलेंगे। और सभी मेथड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है कि मैं किस मेथड को अप्रोच कर रहा हूँ, क्वेश्चन करने का मेरा क्या स्टाइल है। ठीक है, उसी स्टाइल को आप देखेंगे और अडॉप्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप अपना क्वेश्चन पेपर में टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शिफ्ट 3 में करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 130 and 140 सेंटीमीटर and one of its diagonal is 150 centimeter long and the sum of the parallel sides of a trapezium is 1050 centimeter. If its area is equal to the area of parallelogram, then the perpendicular distance between the parallel sides of trapezium will be what? ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर है। जिन बच्चों ने शिफ्ट 1 की वीडियो देखी थी उसमें भी हमारा एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आया था, वहाँ पे हमको हाइट नहीं गिवन थी बट हमने ट्रिपलेट का यूज़ करके उसकी हाइट निकाली थी। इस क्वेश्चन में भी सेम हमको पैरेललोग्राम की हाइट नहीं दे रखी है। हम सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम भी एक हमारा वही होता है जो एक रेक्टेंगुलर होता है, बट उसके थोड़ा सा एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, बट हमको इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है। अब हमको दे रखा है इसमें कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स है 130 एंड 140। ठीक है, और डायगोनल दे रखा है हमको 150। आप सभी वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, जो नॉर्मल हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग सेमी पैरामीटर मेथड, जो कि होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग सेमी पैरामीटर स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे s हमारा सेमी पैरामीटर है, इसका एरिया निकल जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एरिया डबल कर देंगे तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। बट अब हम इसको देखिए शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। जब हमारा ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन किया था हमने शिफ्ट 1 में, वो क्वेश्चन था हमारे पास 150 और 130 नॉन पैरेलल साइड दे रखी थी। ठीक है, उसमें हमने ट्रेपेजियम का यूज़ किया था, जहाँ पे ट्रिपलेट का यूज़ किया था, जहाँ पे ये हमारा एक ट्रिपलेट बना था और एक ये ट्रिपलेट बना था, जहाँ पे हमारी कॉमन साइड आई थी 120, तो यही हमारी हाइट थी। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम थोड़े दूसरे मेथड से। अब डायरेक्ट ट्रिपलेट तो बनता दिखाई देगा तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दिया है। हमको कोई ट्रिपलेट नहीं दिया है, हमको दिया है साइड्स 15, 14 एंड 13। तो अब इस जब भी हमको ऐसा ट्रायंगल मिले तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपको ये साइड्स मिले तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी 15 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, ये हमारी 13 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारी 14 है। इस 14 को दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेंगे, जो होगा हमारा 5 और 9। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की सिमिलर है कि नहीं है। 150, 130, 13, 15। ठीक है, हमारी वही कॉमन साइड आ जाएगी 12। हमारे ट्रिपलेट, ये वाला ट्रिपलेट कंप्लीट, ये वाला ट्रिपलेट कंप्लीट, और बेस साइड भी होगी हमारी 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि हमारी हाइट हो गई है जो है 12 सेंटीमीटर इस ट्रेपेजियम की। ठीक है, इस ट्रायंगल की। तो हमारा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा जिसकी साइड्स 140, 130 एंड 150 मीटर्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस। बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमको 140 दे रखी है। हाफ इंटू 140 इंटू हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, ये 10 टाइम्स है तो हाइट भी 10 टाइम्स हो जाएगी 120। ठीक है, 70, 12 7 84, 8400 हमारा
एक ट्रायंगल का एरिया आ गया है। तो कंप्लीट पैरेललोग्राम का हमारा एरिया क्या हुआ, इसका डबल। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स का हमको सम दे रखा है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड हमको दे रखा है 1050। ठीक है, अब तो सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया हमारा 840 डिवाइडेड बाई 105 इंटू ये 2 ऊपर, ये 2 ही है। 21 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16 4 कुछ 160/5 32 हमारा आंसर आ गया। हमको हाइट निकालनी थी क्वेश्चन में, ट्रेपेजियम की हाइट क्या है, ये अपनी हाइट आ गई 32 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते ट्रेडिशनल मेथड से तो कितना टाइम लगता, बट अब आपको ये याद है ये चीज़ें, या आपने ये प्रैक्टिस में डाल रखी है कि जहाँ पे भी हमको 13, 14 और 15 का ट्रायंगल की साइड्स दी हो तो डायरेक्ट हम उसकी हमारी हाइट आएगी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को 1-2 बार करेंगे तो आपको आगे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमको दोबारा एक टर्म दे रखी है, आप सभी को याद होगा शिफ्ट 2 में जो हमारा क्वेश्चन आया था सिमिलर उसी क्वेश्चन के बेस्ड है। एक जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आया था, शिफ्ट 1 में आया था, सेम पैटर्न के ऊपर भी शिफ्ट 3 में आया होता। ठीक है, तो जिन बच्चों ने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है वो पीछे जाके देखिए, क्योंकि सारे वीडियो सिमिलर हैं, सारी क्वेश्चन सिमिलर आए हुए हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और बार बार प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे मैंने जब बताया था आपको शिफ्ट 2 में, जब भी हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आए कि हमको कोई भी वैल्यू दे रखी a+b रूट ऑफ समथिंग, ठीक है, उसको किसी भी टर्म के इक्विवेलेंट हमको दे रखा है, तो ये ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, या हम क्वेश्चन में एक ऐसा हमको पार्ट दे रखा होगा जो हमको पकड़ना है कि ये ऐसी टर्म में हो जाएगी कि एक इंटीजर हो और साथ में दूसरे इंटीजर के साथ में कोई भी रूट में पार्ट चिपका हुआ होगा हमारे साथ। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है और फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, और a और b की वैल्यू आ गई फिर तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो ही गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा क्या एग्जामिनर ने ट्रिक छुपा रखी है या कौन सा पार्ट हमको कैच करना है। ठीक है, इस पूरी टर्म को हम ध्यान से देखें तो ये देखिए जैसे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन में आया था वही है, √2 - √5, यहाँ पे भी √2 - √5, मतलब √2 और -√5 को हम a मान लेते हैं और √3 को हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a + b वही a - b। ठीक है, अभी आपको देखने में इजी लगेगा ना ये क्वेश्चन, a + b और a - b दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप बड़ा इजीली आ जाएगा इन दोनों का, a + b इंटू a - b जो कि डिनोमिनेटर में हो जाता है a² - b²। तो और ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा a + b, ये b 2a इंटू a² - b²। ठीक है, सिंपली यही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम इस टर्म को हम क्या करेंगे फिर सॉल्व, यहाँ पे हमने a को क्या माना था, a था हमारा √2 - √5, तो वही सिंपली लिख देते हैं 2 इंटू √2 - √5 डिवाइडेड बाय a² - b²। a² था हमारा √2 - √5 का होल स्क्वायर माइनस b² √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -3। ठीक है, ये तो होगी हमारी जो रूट वाला पार्ट था, ये वाली टर्म। ठीक है, अब इसके आगे वाली टर्म को हम क्या देखेंगे, ये देखिए 3 की पावर 16 और ये 3 स्क्वायर है तो 3 की पावर 12, 16 और 12 3 की पावर 28 डिवाइडेड बाय 3 की पावर ये 3 है, 3 7 जो 21 और 8 29, 3 की पावर 3⁻29। ठीक है, अब इसको हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 को एज इट इज √2 - √5 डिवाइड बाई, इसका अब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 2 + 5 - 2√10 - 3, ये देखिए 7 - 3
क्या आ गया हमारा 4 माइनस 2√10। ठीक है, इस टर्म में से 2 कॉमन आके ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √10 प्लस ये 28 से 29 पावर बची कैंसिल आउट होगी, तो हमारा क्या आ गया 1/3 प्लस 1/3। बस अब सिंपली हमको ये टर्म सोल्व करनी है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की या कोई भी अंडर रूट में वैल्यू रह जाती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज मेथड, अगर हम इसको रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी साइन होता है उसका हम इन्वर्ट कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस √10 है तो 2 प्लस √10 से डिवाइड और 2 प्लस √10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये करने का हमारा रीज़न क्या होता है कि दोबारा हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर देंगे ईजिली। ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 माइनस √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -10। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारा क्या बनेगा फिर 2√2 माइनस 2√5 और ये फिर आ गया हमारा √20 प्लस का √20 और माइनस √50। ठीक है, ये देखिए 2√5 क्या होता है, √20 ही होता है, इसमें से 4 कैंसिल आओगे तो 2√5 ही आएगा। ठीक है, √50 क्या होता है हमारा 5√2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, चलिए इधर लिख देते हैं हम 2√2 माइनस 5√2, ये क्या हो गया हमारा 3√2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट न्यूमरेटर सोल्व। 3√2 डिवाइड में हमारे पास क्या बचा -6। ठीक है, प्लस में 1/3 हमारा था ही जो चलता आ रहा था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा -3 था यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 1/2√2 और 1/3। ठीक है, अब हम इसको a प्लस बी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास विदाउट रूट की टर्म थी वो a होगी, जिसके साथ √2 अटैच है वो हमारे पास b होगी। तो यहाँ से हमारा a की क्या वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालनी है 3a प्लस 2b की, 3a प्लस 2b। ठीक है, ये आपस में 1 + 1 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था पर बहुत इजी था। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में डिसाइड करना है कि जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगता दिखे वो क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसको मार्क लगा के छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व तो आपसे 100% होगा, बट ये क्वेश्चन आपके 10-15 सेकंड की बजाय 50 से 60 सेकंड लेगा। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। मेथड मैंने आपको बता दिया था, ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप यूज टू हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके माइंड में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर मेथड है तो आप बड़ी इजीली और बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए पढ़िए सभी स्क्रीन पे। MRP ऑफ एन आर्टिकल इज 1650 रुपीज़। ए शॉपकीपर अलाउंस ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही सेल्स इट एट ₹1593 द प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि MRP ऑफ एन आर्टिकल, देखिए MRP हमको दे रखा है 1650 रुपीज़। अब वो कहता है कि शॉपकीपर उसने 10% का डिस्काउंट दिया और उसको 10% का ही हमको फ़ायदा हुआ। ठीक है, मतलब देखिए पहले भी वीडियोस में मैंने आपको एक ट्रायंगल समझाया था, जो प्रॉफिट लॉस का हमारा ट्रायंगल होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP। ठीक है, MRP पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया हमको, बट उसका फिर भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस है 1110%। अब हमको यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ MRP। मीन्स
9/10 की वैल्यू है 110, तो 10 यूनिट की क्या वैल्यू होगी 110 10 इंटू 9। ठीक है, हमको ये वैल्यू दे रखी है कि हमारे पास टोटल एमआरपी कितना है। हमारे पास ये इक्वल हो गया एमआरपी 1650। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन में हमको निकालना है कि अगर सेलिंग प्राइस 1593 होता तो हमारा प्रॉफिट क्या आता। ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कंप्लीट हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 1593 की हमको ये निकालना है कि ये कितना परसेंट है। ठीक है, हमारे पास 1650 का ये पता है कि इतना परसेंट है, तो ये 1593 का कितना परसेंट होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1650 की वैल्यू है दिस मच, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी दिस, और 1593 का क्या आएगा वैल्यू ये। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। 0 0 11 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 से जाएगा ही जाएगा, 1 7 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, अब कितना आंसर आएगा हमारा 118%, मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 18% का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हमसे जो पूछा गया है सिर्फ उस चीज़ को हम फोकस करके चलेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। ठीक है, कई बच्चे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते फिर वो, या पहले एमआरपी निकालते कि कितना परसेंट हमारा एमआरपी था सीपी से, लेकिन नहीं, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट हमने निकाल लिया कि ये 1615 रुपीज़ इज हमारा दिस मच परसेंटेज। ठीक है, सोल्व कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये इतना परसेंट के इक्वल है तो 1593 कितने रुपीज़ कितने परसेंट के इक्वल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इजी वे में आप सभी को समझाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस वन लाइनर हैं। मैंने अपनी पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए पहले क्वेश्चन लेकर रखा है, फिर उसके सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, पीडीएफ में आप सबको ये सिर्फ वन लाइनर में आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ मैसेज कर दीजिए 9416878402। ठीक है, ये नंबर सभी नोट कर लीजिए, आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको ऐसे ग्रुप में एंटर करवा दिया जाएगा जहाँ पे सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारा फिजिक्स का और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी आप सिलेबस को कवर कर लेंगे और बार बार आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीडीएफ देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियोस को भाई लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, क्योंकि नहीं पता चलता कि आपको कौन सा मेथड आपके माइंड में ऑलरेडी फिट है और कौन सा आपको नहीं आता है। ठीक है, अगर आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन भी आप ऐसे इंपॉर्टेंट निकल गए कि जिनको मैंने शॉर्ट मेथड से बता रखा है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और एग्जाम में वही क्वेश्चन आपका टाइम बचाएंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 53.4, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 इज 54.6। इफ 10th number is greater than 9th number by 3 and less than by 11th and 12th number by 2 and 3 respectively, then the average of 9th and 11th number is। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं टोटल 12 नंबर्स। ठीक है, जिनका हमको एवरेज रखा है 55.5। ठीक है, तो मतलब इन सारी 12 नंबर्स का सम कितना होगा 55.5 इंटू 12। ठीक है, ये तो हमारी क्वेश्चन की बेसिक थी। अब हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए क्या कर रखा है कि अलग अलग 4-4 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और सोल्व करने में उनको टाइम लगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे और नॉर्मली नोट करते चलेंगे। देखिए, आपको कंप्लीट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी सम एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले 4 डिजिट्स का हमको दे रखा है एवरेज 53.4, नेक्स्ट 5 to 8 जो हमारी वैल्यूज़ है उनका हमको दे रखा है 54.6। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या घुमा रखा है, उसने क्या लेंथी बना रखा है कि 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9th नंबर बाय 3। तो हम 10th नंबर को हम x मान लेते हैं, तो 9th नंबर क्या होगा 10 से 3 स्मॉल होगा, और 11th और 12th नंबर क्या होंगे हमारा 2 और 3 से बड़ा है। तो 11 हो जाएगा x + 2
और 12th नंबर हो जाएगा हमारा x+3। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट 12 की 12 डिजिट हो गई है और इनका 12 की 12 डिजिट का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 55.5 इंटू 12। ठीक है, अब हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें, या आप क्वेश्चन को कैलकुलेशंस को कैसे इजी बना सकते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये 53.4 55.5 से कितना छोटा है, ये है 2.1 माइनस में। ठीक है, दिस अमाउंट कितनी छोटी है, ये -0.9। ठीक है, ये 4 डिजिट छोटा है तो हमारे पास इसी समय देखिए 8.4 और 3.6। ठीक है, मीन्स एवरेज में हमारी कितनी कमी रहेगी इन 8 डिजिट की वजह से, हमारे 8 डिजिट की वजह से एवरेज में कमी रहेगी 12 पॉइंट्स की। ठीक है, अब ये आगे वाले 4 डिजिट को हम देखते हैं। 4x 3 से 3 कैंसिल आउट +2। ठीक है, मीन्स -12 प्लस 4x + 2 -12 इंटू 8। ठीक है, +2 = 55.5 इंटू 12। ठीक है, अब ये कंप्लीट हम एवरेज को 55.5 से कंपेयर कर रहे थे 8 डिजिट का। ठीक है, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा 55.5 इंटू 8। ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 55.5, 12 में से 8 माइनस करेंगे इंटू 4, और कितना माइनस में चलता है 12 में, तो इधर आगे प्लस में आ जाएगा। बस यही था हमारे क्वेश्चन 4x + 2। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110, 111, 232, 222 और 12 234। 234 में से 2 गया 232 4x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5858। मीन्स x की वैल्यू हमारी 58 है, तो 9th नंबर हमारा 55 और 11th नंबर हमारा 57। इन दोनों का आपस में क्या आ जाएगा भाई एवरेज, ओह 2 नंबर ज़्यादा है, कम नहीं। 58 से कंपैरिजन करेंगे तो 55 और ये आ जाएगा हमारा 60। तो इन दोनों का क्या एवरेज हो जाएगा 55 और 16 का 115 डिवाइडेड बाई 2, तो 57.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अपनी कैलकुलेशंस को शार्प करना है और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। ठीक है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैं जब एवरेज वाले चैप्टर में कराऊंगा तो आपको बड़ी इजीली और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, आप सभी मेरे को बता दीजिए कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, अभी ये हमारी 2018 के तीनों शिफ्ट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी टॉपिक में जिस भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बता दीजिए। सबसे पहले अभी इस तीसरी वीडियो के बाद हम सबसे पहले चैप्टर सी उठाएंगे। हम सभी ने देखा कि HCF के क्वेश्चंस आए हुए हैं हर पेपर में, एवरेज के आए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस के हर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, CI और SI के हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर एक पेपर में एक एक दो क्वेश्चन इनके जरूर आए हुए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जितने भी 4-5 टॉपिक हैं इनको मैं पहले कवर कराने की कोशिश करूँगा, ताकि जो क्वेश्चन हमारे आए हैं तीनों शिफ्टों में और 2016 में भी जो क्वेश्चंस आए हैं उन चैप्टर्स को हम पहले जल्दी कवर कर लें। ठीक है, तो आप सभी के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको नेक्स्ट सबसे पहले किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नंबर सिस्टम से आता है। जैसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम से 2-2 क्वेश्चन, तो इस शिफ्ट में भी ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे देखिए बहुत बड़ी टर्म है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर हमसे कौन सा फॉर्मूला लगवाना चाह रहा है। ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशंस ही तो हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए 1.3 का हम अगर a मान लें और 1.5 का हम b मान लें। ठीक है, तो ये देखिए a² a इंटू b स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है a² a b प्लस b स्क्वायर इंटू में a² माइनस ये ए बी का ही मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है आपको कंफ्यूजन डालने के लिए, बट ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन ही है। a² माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। डिवीजन में क्या दे रखा है, देखिए डिवीजन में वही a की पावर 4 a² ये b² है, 15 का स्क्वायर है ना,
प्लस बी रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वही जो हमने एक क्वेश्चन अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद इसी वीडियो में। a प्लस बी, इस पूरी टर्म को हम a मान लेते हैं और ए बी को हम b मान लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। आपको ये टर्म लेके चलनी ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a रेज़ टू द पावर 4 b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से इस a स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो हमारे न्यूमरेटर में आया है वही तो हमारे डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर आ रखा था, तो बड़ी टर्म देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप कैच करना है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिर से HCF पे आ गया है, शिफ्ट 1 में भी आया था, शिफ्ट 2 में भी आया था। हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है इफ़ x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट व्हेन 3288 10139 19200 are divided by 8 the remainder is same, what is sum of digits of x। मीन्स हमसे पूछा गया है कि 3288 हमको 3 वैल्यूज दे रखी है 10 139 और 19200। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि इन तीनों वैल्यूज को एक x नाम की यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो सब में सेम रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो हम सेकंड शिफ्ट के जब पेपर में भी मैंने आपको समझाया था कि इनके रिमाइंडर कुछ भी आए, तीनों का सेम आए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके रिमाइंडर को इनमें से माइनस करके जो भी रिमाइंडर बचा उसको माइनस करके जो हम HCF निकालेंगे वही HCF हमारा वो आएगा जो इनके आपस में डिफरेंस का HCF होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा कितना बनता है इनका आपस में 6851 और 9061। ठीक है, जो इन दोनों टर्म्स का HCF आएगा वही HCF इनमें से वो रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो टर्म्स बचेंगी उनका HCF होगा, वो इसका HCF सेम होगा। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये दोनों टर्म इनका HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसका आइडिया लेने के लिए हम दोबारा फिर से इनका आपस में डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका आपस में डिफरेंस क्या आ जाएगा 2210। ठीक है, अगर नहीं आपको फिर समझ में आएगा तो हम डायरेक्ट अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सोल्व करके देखते हैं। 9061 इनका HCF निकाला है। ठीक है, सबको आपको आता ही होगा, हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल के देखें तो इनका दोनों टर्म्स का क्या हमारा HCF आएगा। ठीक है, तो ये 1 से तो जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे 14 और 6 20, 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखेंगे 63 55 61 नहीं, 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा हमारा, 8 से तो होगा ही नहीं, 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम 11 माइनस 9। ठीक है, 2 11 से डिवाइजिबल नहीं है तो 11 से भी नहीं डिवाइड होगा, 12 से नहीं, फिर 13 भी देखते हैं 13 से हमारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे 527, ये तो हो रहा है। नेक्स्ट टर्म हम चेक करते हैं अपनी, नेक्स्ट टर्म भी हमारी 13 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, 678 697। ठीक है, दोनों हमारे 13 से डिवाइड हो गए। ठीक है, अब ये 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो ये दोबारा 13 से नहीं डिविजिबल, देखते हैं हम 13 से होता है कि नहीं होता है। 13 4 जा 52, 7 बच गए, नहीं 13 से नहीं हो रहा है। 14 15 16 17, अब 17 से देखते हैं हम, 17 3 जा 51 31, 17 से डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा 17 41। ठीक है, अब ये दोनों आपस में प्राइम नंबर बच गए तो इनमें से आपस में कोई भी टर्म कॉमन नहीं आएगी, तो इसलिए हमारा HCF होगा 13 इंटू 17 होगा। 13 इंटू 17 कितना होगा 170 प्लस 51 221। देखा, वही टर्म आ गई ना, कहा था ना कि इससे आप आइडिया ले सकते हैं। हमारा
221 इज द HCF ऑफ दीज टर्म्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देयर रिमाइंडर्स। तो हमारा x की वैल्यू आ गई है 221, तो x की डिजिट्स का सम क्या होगा 2 + 2 + 2 + 1 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आप सभी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन। 60% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर फीमेल्स एंड 25% of them earn more than 50,000 per month. If 45% of all employees earn more than 50,000 per month, then the percent of male employees earning 50,000 or less is। ठीक है, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट इसमें बड़ी दे रखी है, बट सारे क्वेश्चन ही वन लाइनर है। ठीक है, हम क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास मान लेते हैं 100 एम्प्लॉयज़ है। क्वेश्चन में गिवन है 100 एम्प्लॉयज़ में से 60 आर फीमेल। उन 60 में से हमारा 25% अर्न करती है मोर देन 50,000, तो 60 का 25% कितना होगा 15, और टोटल एम्प्लॉयज़ का 50,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं वो है हमारे 45%। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि मेल एम्प्लॉयज़ कितना 50,000 से लेस अर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल एम्प्लॉयज़ कितना अर्न करते हैं। बाकी 50,000 से ज़्यादा हमारे मेल हो गए 40, टोटल हमारे 45% लोग करते हैं, जिनमें से 15 फीमेल्स है, तो मेल कितने हो गए 30 मेल्स हमारे ऐसे हैं जो 50,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे पूछ लिया इजीली सिंपल सा कि कितने % मेल 50,000 से कम अर्न करते हैं। मीन्स जो बाकी 10 बच के वो हमारे 50% से कम 50,000 से कम अर्न करते हैं। तो हमारे 10 इज what % ऑफ 40, इट इज़ 1/4 मीन्स 25% आंसर। सारे वन लाइनर है, विदाउट पेन आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन की। बस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते टाइम कोई भी जल्दबाजी मत करना, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी हैं। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ 16:2:3 गुड्स आर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, 25% गुड्स आर सोल्ड एट 16% प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ at 48% loss, there is a profit of 180 rupees, the cost price of good is। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ये वन लाइनर है। आपका हमारा इसका डायरेक्ट आंसर है 16 2/3 क्या होता है हमारा फ्रैक्शन 2/3 का। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट और 25% गुड्स को हम सोल्व किया गया 16% के प्रॉफिट है। 25% मतलब 1/4, इनको 16% प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया है, और जो बाकी बच गया है उसको 48% लॉस पे मतलब -48। तो हमारा बाकी कितना बच गया है 1 - 2/3 + 1/4। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, 8 11/12 मतलब सिर्फ 1/12 पार्ट ही हमारा बच गया है जो लॉस पे गया है 48% के। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो इसको 20 + 4% - 4%। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। टर्म 20% इज गिवन इज इक्वल टू 180 रुपीज़। अगर हमारी 20% की वैल्यू 180 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इज 1/5, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 900 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। सिंपल, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो जो गिवन है वो लिखते चलो, सिंपल कैंसिल आउट किया और हमारा आंसर है। ठीक है, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथ ही दे रखी है, बट आप इसको बिना पेन उठाए कर देंगे, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, हाँ आप देखिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और फिर वीडियो चलाना और मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर देखना आपका कितना ज़्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। At the beginning of a year, the ratio of number of boys of age up to 16 years to these over 16 years was 8:5. At the end of the year, the ratio becomes 6:7 as 40 boys had reached the age of 16 years by then.
देन व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इफ नो बॉय लेफ्ट और गोट एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बताया गया है कि 16 की जो एज पे बच्चे पहुंच चुके हैं और जो नहीं पहुंचे हैं उनका एज रेशियो है 8:5। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर किसी भी न्यू स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया गया है और 40 बच्चे हमारे 16 की एज को क्रॉस कर चुके हैं और नया रेशियो आता है हमारे पास 6:7। बस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में लिख रखा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं चेंज हुए हैं, जितने लास्ट ईयर थे उतने ही, कोई न्यू एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों रेशियो को मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ को इक्वल करना है। तो यहाँ पे ये 13 दोनों का सम, इन दोनों का भी 13 सम हमको ऑलरेडी ही इक्वल दे रखा है, तो हमको ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 रेशियो का फर्क आया, 2 यूनिट का कम हुई है, तो इस इधर 2 यूनिट ज़्यादा होंगी। मतलब ये जो 40 बच्चे 16 से कम के थे वो ज़्यादा हो गए हैं, तो वही 40 बच्चे इधर ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि 2 यूनिट्स की वैल्यू है हमारे पास 40 बॉयज़। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 13 यूनिट्स, तो 13 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 260 बॉयज़। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, अपने माइंड में क्लियर रख के चलना कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार या वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब की PDF मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को नंबर बताया है मैंने 9416878402। ठीक है, आप सिर्फ इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और आपको ग्रुप ज्वाइन करने का आगे का मेथड बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप सभी के लिए बड़े ही अच्छे मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया गया, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा क्वेश्चन को सोल्व करके आपके सामने पेश किया गया है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए बोट टेक्स 0.5 आवर मोर टू ट्रेवल a distance of 45 किलोमीटर upstream then to travel the same distance downstream. If the speed of the boat in the still water is 4 times then the speed of stream, then in what time what will it cover 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक बोट की स्पीड है एज कंपेयर टू स्ट्रीम 4 टाइम्स देन इन स्टिल वाटर। मीन्स बोट की स्पीड है 4 टाइम्स देन वाटर। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाउन स्ट्रीम में जब वो बंदा ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस आता है 0.5 आवर का टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगी, हम पानी के बहाव के साथ हम चलेंगे तो दोनों की रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 5 यूनिट्स। अप स्ट्रीम में हम बहाव के अगेंस्ट चलेंगे तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 4 - 3 यूनिट्स। मीन्स डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड्स का रेशियो है हमारे पास 5:3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन सारी सिंपल होती है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस होती है, आप अपने माइंड में मान के चलिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे और हिट एंड ट्रायल में भी अपना दिमाग लगाए कैसे करेंगे। जैसे 5 और 3 है, इनका एलसीएम आता है 15, तो ये 45 एक ऐसी टर्म होगी जो 15 का मल्टीपल से डिवाइड होती होगी और उनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो हाफ एन आवर का आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसका मल्टीपल कितने होते हैं 5 के 15 के 45 30 60। ठीक है, अगर हम सबसे सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या रखेंगे, अगर हमारी डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा 1 आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम में फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी वही 27। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा वो 1 आवर 40 मिनट्स। हमारे पास है 30 मिनट्स का गैप, बट 40 मिनट्स का हमारे पास यहाँ पे गैप दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हमारा क्या है कि उसकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा है ताकि वो टाइम हमारा 40 मिनट की जगह 30 मिनट आ जाए। तो हमारा आंसर होगा 45 नहीं है 30 नहीं हो तो 60 को ट्राई करते हैं। अगर उसकी स्पीड 60 है डाउन स्ट्रीम में तो कितना टाइम लगेगी 45 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में 45 मिनट्स।
और वही अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड हो जाएगी, 5:3 की रेशियो का हम देखें तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी, 1 आवर 15 मिनट्स। मतलब हमारी जो स्पीड है हमको रिक्वायर्ड है डाउन स्ट्रीम में वो है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की। अब 60 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड से 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 1:1/5 आवर। बस सिंपल सा आंसर था। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, इजीली अपने को देखना है कि 15 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसको हम 45 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 मिनट्स का गैप आए। ठीक है, तो अपना दिमाग को यूज़ करना है। ये सब बहुत ही इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलिए, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलिए, आप एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, वाटर फ्लोज एट 2.5 किलोमीटर per hour through a pipe of radius 3.5 centimeter into a rectangular tank of length 10 meter and 8.8 meter breadth. In what time the level of water in the tank will rise by 42 centimeter. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक टैंक है हमारा, जिसकी लेंथ दे रखी है हमको 10 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 8.8 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कितनी देर में टैंक का लेवल बाय 42 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा जब हम इसको एक पाइप के थ्रू फिल करेंगे। ठीक है, कि पाइप के थ्रू अगर हम फिल करेंगे, वाटर इसके अंदर पोर करेंगे तो उसकी स्पीड हमको दे रखी है। ठीक है, तो हमको ये पाइप क्या है, ये पाइप एक सिलेंड्रिकल ही है। ठीक है, कि इस सिलेंडर का कितना वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम इसके अंदर जाएगा सेम टाइम में, वही वॉल्यूम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारा क्या होगा कि गिवन टाइम में वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारा वाटर, वो हमारी एच हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो हाइट हो जाएगा या हमारी डिस्टेंस मान लीजिए। तो हमको रेडियस तो हमको ऑलरेडी गिवन ही है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर को हम क्या लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर इंटू 880 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे को एच निकालनी है कि मतलब ये लेंथ निकालनी है इस पाइप की कितनी है। तो ये निकालने के लिए हम ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर को डिवाइड में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई 22 इंटू 7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 सेंटीमीटर है तो 35 इंटू 35 कर देंगे, न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते चले अब 6 5 ये भी 5 25 से ये गया 4 22 का 88। इसको अगर हम कंप्लीट सोल्व करें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारी हाइट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी 96,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9600 मीटर, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9.6 किलोमीटर। ये हमारी पाइप की लेंथ आ गई, मतलब इतना देर में, इतनी उस टाइम में हमारे पानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 9.6। अब स्पीड कितनी है वाटर के फ्लो की 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमारा आंसर होगा 3.84 आवर्स। बस ये आंसर है। क्वेश्चन में यही ट्रिक दे रखी थी कि हमको उस पाइप की लेंथ नहीं दे रखी है, और वो लेंथ उतनी ही होगी जितनी उस टाइम में वो वाटर फ्लो करेगा, जितना पाइप में वो पानी कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फिर से नंबर सिस्टम के ऊपर है। नंबर सिस्टम में भी डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी दे रखी होगी और हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 10 बनाएंगे और इक्वल करेंगे, तब हमारा a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 174 5 1740 में से 870 और फिर 873/5 माइनस
1377/10। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे 5, दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3123/10। ठीक है, हमको दे रखा है इसका स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को भी हम आगे सोल्व करेंगे। पहले इसको इन दोनों का एडिशन करके देखेंगे तो हम कितना आ जाएगा 1746 प्लस 1370 3123। ठीक है, तो मतलब a प्लस b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास 1746 माइनस 1377/10। ठीक है, हमारी ये वैल्यू होगी 369/10। इस वैल्यू का हम सोल्व करेंगे तो 5/11 इंटू 6 माइनस 11/4 माइनस 11/12। अब हम इस टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5/4 इंटू 6 माइनस 11/4 माइनस 11/12 कितना आ जाएगा हमारे पास 33 माइनस 11 22/12 मतलब 11/6। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 5/4 इंटू 6 माइनस 11/6 कितना होता है भाई 25/6। ठीक है, और हमारे पास इधर कितना बचा था 369/10। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75/4, दैट इज इक्वल टू 18.75 आंसर। बस सिंपल कैलकुलेशन थी हमारी। वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमको डिवाइड करना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम ये सिंपल कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है सीआई के ऊपर। क्वेश्चन पढ़िए, A sum invested at a compound interest amounts to 3136 in 2 years and 3512.32 in 3 years at a certain rate % per annum. When the interest is compounded annually, what will the same sum amount to the same rate in 2.2/3 years? The interest compounded annually is equal to nearly to 1 rupees. Means हमको दे रखा है कोई भी अमाउंट आफ्टर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद उसकी अमाउंट हो जाती है टोटल 3136, और आफ्टर 3 years हमारे पास सेम रेट से वो अमाउंट हो जाती है 3512.3%। मतलब कि 2 साल में तो हमारे पास इतनी अमाउंट हो जाती है टोटल, और 3 साल में कितनी हो जाती है ये अमाउंट इतनी। मतलब कि 3rd ईयर हमारे पास कितना इंटरेस्ट लगा, तो हम उसको देखते हैं कि 3rd ईयर हमारे पास इंटरेस्ट लगा वो आता है हमारा 376.32। मीन्स इस अमाउंट के ऊपर हमारे पास ये इंटरेस्ट लगा है फॉर द 3rd ईयर। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करने बैठेंगे तो देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि एग्जामिनर क्यों हमसे ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा है। वो हमको घुमाना चाह रहे हैं कि 2 years एंड 8 months बाद, मतलब 2/3 years बाद हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा टोटल। ठीक है, आफ्टर 2 year हमारे पास ये सम है। जो 3rd ईयर है वो हमारे पास पूरे कंप्लीट 3rd ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास दिस मच, तो 2/3 years का कितना होगा 3rd ईयर का, तो उसको सिर्फ सिंपली 2/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस सम को हम निकालेंगे तो कितना बैठ जाएगा हमारा 125 पॉइंट समथिंग। मीन्स हम इस सम के अंदर मल्टीप्लाई बाई 250 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके अंदर 250 और ऐड कर देंगे तो भाई हमारा कितना आ जाएगा 3186 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उसका राउंड अबाउट हमारे पास ऑप्शंस में देखिए कि हमारे पास 3186 के सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको कंप्लीट ये पॉइंट्स में टर्म सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने ऑप्शंस का सहारा लीजिए और जो भी इस टर्म्स के इक्वल होगी या नियर होगी वो आपका आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शंस में सबसे नियर बैठता है 3387, ये 3386 आएगा। इधर हमारे नियरेस्ट सम बैठता है 3387, ये हमारा आंसर है सिंपली। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के। आप सभी ने देखा कि हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन डीआई के हमारे आ रखे हैं। ठीक है, तो डीआई वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आइए चलते हैं हम अपने DI के लिए। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और एक टेबल दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको एक टेबल में आपको गिवन है कि स्कूल में ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जिनकी हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। बट आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐसा भी पूछ रखा है कि उन बच्चों की संख्या निकालिए जिनकी हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम अपने टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और हम उनकी हाइट लिख लेंगे ऑलरेडी कि जिनकी हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर है। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे एक क्लास में, ये 40% और इधर 60, 30, 40, 46, 20 और ये हमारा 35%, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A and F having height more than 150 centimeter is what percent of total number of students in C, D and E height having less than 150 centimeter, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करने की या जल्दी से जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें तो अब सभी नॉर्मल बच्चे कैसे सोल्व करेंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A क्लास निकाल लेंगे, 4500 हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक A स्कूल के हमारे पास 23% स्टूडेंट्स हैं। उन 23% में से भी हाइट H 150 सेंटीमीटर की कितने बच्चों की ज़्यादा है A स्कूल में, 60%, ठीक है। प्लस हम F क्लास के बच्चे निकालेंगे। F का क्या होगा 4500 इंटू F में 12%, इंटू में F में हमारा 35%, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा पहला रेशियो। दूसरा रेशियो आपसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C, D एंड E हैविंग हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो C क्लास में हमारा कितना होगा 4500 इंटू C क्लास में स्टूडेंट्स हैं हमारे C स्कूल में 18% इंटू 54% जिनकी हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय 100। अब D का करेंगे 45 इंटू D में 20% बच्चे हैं, उन 20% में से भी 54% हमारे ऐसे जिनकी हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एंड में हम E का करेंगे वही 4500 इंटू E में हमारे 13% है और 80% स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी हाइट लेस देन 10%, ठीक। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करेंगे। कोई और जल्दी कैलकुलेशन को सोल्व करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, इसमें से 4500 कॉमन ले लेगा, यहाँ से देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि ये 4500 और ये हर एक क्वेश्चन में ये डिवाइडेड में डबल 100 आ रहा है, इसको हम लिखे ही ना तो सही, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा, सब में कैंसिल आउट होता चलेगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ना कंप्लीट करने के बजाय हम शॉर्ट ट्रिक से अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्रूव करेंगे और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चूंकि वो फैक्टर कॉमन आना है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने आप कैंसिल आउट हो ही जाना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, आपने क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, उस डाटा के ऊपर देखिए, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, A और F क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 150 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे हम, A में है 60% ऑफ 23 प्लस F में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, F में हमारे 35% है तो 35% ऑफ 12, ठीक है। तो ये 60% कितना आ जाएगा 13.8, इसका 12% कितना आ जाएगा 350 प्लस 4.2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 18, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब डायरेक्ट क्या निकाला, C, D एंड E ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर है। C, D और E क्या है, होगा हमारे पास 60% ऑफ C कितना 18 है ना, 18% स्टूडेंट्स हैं, 60% ऑफ 18 प्लस 54% ऑफ 20 प्लस 80% ऑफ 13, ठीक है। 60% ऑफ 18 क्या आ जाएगा, 18 छिका 108, 54% ऑफ 20 कितना आ जाएगा 10.8 और 80% ऑफ 13 कितना आ जाएगा, ये 10.4। इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। मीन्स हमसे क्वेश्चन में इन दोनों का आपस में रेशियो पूछ रखा कि 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32,
ठीक है। 18 आपको 32 का कितना परसेंट ये निकालना है, ये फ्रैक्शन हमारा इक्वल टू 9/16 है। अब अपने ऑप्शंस को देखिए कि 9/16 कहाँ पे जाता है, 9 16 50 80 10 56 पॉइंट लिखिए। अब ऑप्शन में जो भी हमारा सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होगा 56 पॉइंट के, ठीक है, वो आपका हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शंस में हमारा आंसर है 56.25, हम इसको डायरेक्ट मार देंगे, ठीक है। हमको एग्जैक्ट एंड तक कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन DI का दे रखा है हमको, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। इन विच स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट और इक्वल टू 150 सेंटीमीटर इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हैविंग हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर। मीन्स हमसे पूछ रखा है कि ए क्लास में कितने स्टूडेंट्स की हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उतने ही स्टूडेंट्स हमको ऐसे स्कूल में निकालने हैं जिसकी हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर आए, ठीक है। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इसकी लैंग्वेज को। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो 70% आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के चलना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी काउंटिंग या जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। तो ए क्लास में स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स का 23%, टोटल स्टूडेंट्स 4500 है, इसका 23%, ठीक है। अब इनका भी जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है वो है हमारे पास 40%, ओके। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, इससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 2/5 ये 9, तो ये हमारा क्या आ गया 9 × 46, ठीक है। कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। अब हमको ऑप्शन मेथड में देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके अंदर इतने बच्चे हैं जिनकी काउंटिंग इस अमाउंट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम अपना गैस लगाना है, अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करना है, जिनकी हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर हो। तो आप ध्यान से देखिए इस पूरी स्टेटमेंट को। क्या आपको इस जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भी 46 कॉमन है, यहाँ पे भी 46 दिखाई दे रहा है हमको। तो हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले स्कूल डी पे ही लगाएंगे। हम चेक करेंगे कि स्कूल डी के अंदर सेम नंबर ऑफ हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड में क्वेश्चन स्कूल डी को उठाएंगे। सबसे पहले स्कूल डी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 4500 इंटू डी की परसेंटेज है हमारी 20%, और इतने स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 150 से ज़्यादा है वो हैं 46%, इंटू में 46%, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया हमारा 1/5 और ये 9, ये देखिए सेम आ गया हमारा 9 × 46, ठीक है। आप अपनी हल्की सी कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन कितना भी लेंथी है उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए फिर ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे, हमने शिफ्ट 3 को कंप्लीट सोल्व कर लिया है। उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे।